नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। वैक्सीनेशन को लेकर राजधानी लखनऊ के 5 अस्पतालों में आज से ड्राई रन शुरू होगा। इन अस्पतालों में केजीएमयू, लोहिया संस्थान, माल सीएचसी, पीजीआई और निजी अस्पताल सहारा शामिल है। बता दें कि लाभार्थियों को टीका लगाने के बाद आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन के लिए रोका जाएगा। वहीं ये पूरी प्रक्रिया कैमरों की निगरानी में की जाएगी। जी हां, बता दें कि राजधानी लखनऊ के 5 अस्पतालों में आज से ड्राई रन शुरू होगा। इन अस्पतालों में केजीएमयू, पीजीआई, लोहिया संस्थान, माल सीएचसी और निजी अस्पताल सहारा शामिल है। और बता दें कि लाभार्थियों को टीका लगाने के बाद उन्हें आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन के लिए रोका जाएगा। वहीं ये पूरी प्रक्रिया कैमरों की निगरानी में की जाएगी। राजधानी के 5 अस्पतालों में आज ड्राई रन शुरू होगा। इन अस्पतालों में केजीएमयू, पीजीआई, लोहिया संस्थान, माल सीएचसी और निजी अस्पताल सहारा शामिल है। बता दें कि जिन लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा उन्हें आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रोका जाएगा। बता दें कि ये पूरी प्रक्रिया कैमरे की निगरानी में की जाएगी। पूरा बताइए। इस वक्त की बड़ी खबर, बूटा सिंह का निधन। पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह का निधन। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बूटा सिंह का निधन, 86 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पीएम ने ट्वीट कर जताया दुख। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे बूटा सिंह। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। बूटा सिंह का निधन हो गया है। 8 बार लोकसभा के लिए चुनाव लड़े। राहुल गांधी ने भी जताया शोक। देश ने सच्चा जनसेवक नेता खोया है, राहुल गांधी। पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह का निधन। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे बूटा सिंह। 8 बार लोकसभा के लिए चुने गए बूटा सिंह। राहुल गांधी ने भी शोक जताया है। किसान आंदोलन का एक ऐसा आंदोलन है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 30 दिन से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सरकार अपने और किसानों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठा पा रही है। किसानों का कहना है कि उन्हें पहले से ही अपनी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता है और अगर ये बिल लागू हो गया तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। आए दिन कहीं ना कहीं से किसानों को अपनी फसल का सही भुगतान न मिल पाने की खबर सामने आती रहती है। ताजा मामला यूपी रामपुर से आया है, देखिए ये खास रिपोर्ट। कृषि बिल 2020 ये बिल नहीं, शायद आफत बनता चला जा रहा है, क्योंकि कई दिन बीत जाने के बाद भी आज किसान सड़क पर है। आखिर क्या वजह है जो सरकार किसानों को मना नहीं पा रही है? किसान हमेशा से अपनी फसल का सही मूल्य न मिल पाने का रोना रोता रहा है। हमारे रामपुर के संवाददाता ने वहां के किसानों से जब बात की तो उनका भी कुछ यही कहना था कि उनको उनकी फसल का तय मूल्य नहीं मिल पाता है। हमारे संवाददाता ने जब गन्ने की खेती करने वाले हनीफ से बात की तो उनका यही कहना था कि किसान बहुत परेशान है, किसान को समय से गन्ने का भुगतान नहीं मिलता है।
उनका कहना है कि आज हम दूसरी खेती करने के बारे में सोचते हैं ताकि हमें किसी तरह से फायदा हो सके। किसान बहुत परेशान है। किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं मिलता समय से। अगर आज हम गन्ना फैक्ट्री को देंगे तो गन्ने का पेमेंट सालों के बाद मिलेगा। ज़रूरत हमें आज है। दूसरा, गेहूं का रेट होगा 1800 रुपये और किसान को मिलता है 1100 रुपये। धान का रेट होगा 1800 रुपये। आईआईएम संबलपुर को पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। देखिए पीएम मोदी का लाइव प्रसारण। उड़ीसा सरकार के मंत्री, सांसद और विधायकगण, आईआईएम संबलपुर की चेयरपर्सन श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य जी, डायरेक्टर प्रोफेसर महादेव जायसवाल जी, फैकल्टी स्टाफ और मेरे सभी युवा साथियों, आज आईआईएम कैंपस के शिलान्यास के साथ ही ओडिशा के युवा सामर्थ्य को मजबूती देने वाली एक नवीन शिला भी रखी गई है। आईआईएम संबलपुर का परमानेंट कैंपस ओडिशा की महान संस्कृति और संसाधनों की पहचान के साथ ओडिशा को मैनेजमेंट की दुनिया में नई पहचान दिलाने वाला है। नए वर्ष के शुरुआत में इस शुभारंभ ने हम सबके आनंद को दोगुना कर दिया है। साथियों, बीते दशकों में एक ट्रेंड देश ने देखा। बाहर बने मल्टीनेशनल्स बड़ी संख्या में आए और इसी धरती पर आगे भी बढ़े। ये दशक और ये सदी भारत में नए नए मल्टीनेशनल के निर्माण का है। भारत का सामर्थ्य दुनिया में छा जाए, इसके लिए ये उत्तम कालखंड आया है। आज के स्टार्टअप्स ही कल के मल्टीनेशनल्स हैं और ये स्टार्टअप्स ज्यादातर किन शहरों में बन रहे हैं, जिन्हें हम आमतौर की भाषा में टियर 2, टियर 3 सिटीज कहते हैं। आज स्टार्टअप्स का उभार उन जगह पे देखने को मिलता है। इन स्टार्टअप्स को भारतीय युवाओं की नई कंपनियों को और आगे बढ़ने के लिए उसके लिए बेहतरीन मैनेजर्स चाहिए। देश के नए क्षेत्रों में नए अनुभव लेकर निकल रहे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स भारत की कंपनियों को नई ऊंचाई देने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। साथियों, मैं कहीं पढ़ रहा था कि इस साल कोविड संकट के बावजूद भारत ने पिछले सालों की तुलना में ज्यादा यूनिकॉर्न दिए हैं। आज खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप्स के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है। आपको अपने कैरियर को भारत की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ जोड़ना है। इस नए दशक में ब्रांड इंडिया को
नई ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मेदारी हम सब पर है, विशेष रूप से हमारे नौजवानों पर है। साथियों, आईआईएम संबलपुर का ध्येय मंत्र है नवसर्जनम, सुचिता, समावेशतत्वम, यानी इनोवेशन, इंटीग्रिटी और इंक्लूसिवनेस। आपको इस मंत्र की ताकत के साथ देश को अपनी मैनेजमेंट स्किल दिखानी है। आपको नए निर्माण को तो प्रोत्साहित करना ही है, सभी के समावेश पर भी जोर देना है। जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है, उसे भी साथ लेना है। जिस जगह पर आईआईएम का परमानेंट कैंपस बन रहा है, वहां पहले से मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, 3 और यूनिवर्सिटीज है, सैनिक स्कूल भी है, सीआरपीएफ और पुलिस के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। जो लोग संबलपुर के बारे में ज्यादा नहीं जानते, वो भी अब अंदाज लगा सकते हैं कि आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के बनने के बाद ये क्षेत्र कितना बड़ा एजुकेशन हब बनने जा रहा है। संबलपुर आईआईएम और इस क्षेत्र में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स के लिए सबसे खास बात ये होगी कि ये पूरा इलाका ही एक तरह से आपके लिए एक प्रैक्टिकल लैब की तरह है। ये जगह प्राकृतिक रूप से इतनी भव्य है। ओडिशा का गौरव हीराकुंड बांध आपसे कोई ज्यादा दूर नहीं है। बांध के पास देवरीगढ़ सेंचुरी अपने आप में खास तो है ही, इसके बीच में वो पुण्य स्थान भी है जिसे वीर सुरेंद्र साईं जी ने अपना बेस बनाया था। इस एरिया के टूरिज्म पोटेंशियल को और बढ़ाने के लिए यहां के स्टूडेंट्स के आइडियाज और मैनेजरियल स्किल बहुत काम आ सकते हैं। ऐसे ही संबलपुरी टेक्सटाइल भी देश विदेश में मशहूर है। बांदा इक्कत फैब्रिक, उसका यूनिक पैटर्न, डिजाइन और टेक्सचर बहुत ही खास है। इसी तरह इस क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट का इतना काम होता है। सिल्वर फिलिग्री, पत्थरों पर नक्काशी, लकड़ी का काम, ब्रास का काम, हमारे आदिवासी भाई बहन भी इसमें बहुत पारंगत है। आईआईएम के छात्र छात्राओं के लिए संबलपुर के लोकल को वोकल बनाना उनका एक अहम दायित्व है। साथियों, आप ये भी भली भांति जानते हैं कि संबलपुर और उसके आसपास का इलाका अपनी मिनरल और माइनिंग स्ट्रेंथ के लिए भी जाना जाता है। हाई ग्रेड आयरन हो, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैंगनीज, कोल, लाइमस्टोन से लेकर गोल्ड, जेमस्टोन, डायमंड, यहां की प्राकृतिक संपदा को अनेक गुना बढ़ाते हैं। देश के इन नेचुरल एसेट्स को बेहतर मैनेजमेंट कैसे हो, कैसे ये पूरे क्षेत्र का विकास करें, लोगों का विकास करें, इसे लेकर भी आपको नए आइडियाज पर काम करना है। साथियों, ये मैंने आपको कुछ ही उदाहरण दिए हैं। उड़ीसा में
वन संपदा, खनिज, रंगबती संगीत, आदिवासी आर्ट और क्राफ्ट, स्वभाव कवि गंगाधर मेहर की कविताएं क्या नहीं है उड़ीसा के पास। जब आप में से अनेक साथी संबलपुरी टेक्सटाइल या फिर कटक की फिलीग्री कारीगरी उसको ग्लोबल पहचान दिलाने में अपने कौशल का इस्तेमाल करेंगे, यहां के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ ही ओडिशा के विकास को भी और गति मिलेगी और नई ऊंचाई मिलेगी। साथियों, लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए आप सभी आईआईएम के युवा साथियों को नए और इनोवेटिव समाधान तलाशने हैं। मुझे विश्वास है हमारे आईआईएम्स आत्मनिर्भरता के देश के मिशन में स्थानीय उत्पादों और अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन के बीच ब्रिज का काम कर सकते हैं। आप सभी का जो इतना विशाल और दुनिया के कोने में फैला अलुमनाई नेटवर्क है, वो भी इसमें बहुत मदद कर सकते हैं। साल 2014 तक हमारे यहां 13 आईआईएम थे, अब देश में 20 आईआईएम है। इतना बड़ा टैलेंट पूल आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत विस्तार दे सकता है। साथियों, आज दुनिया में अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, तो मैनेजमेंट की दुनिया के सामने चैलेंजेस भी नए हैं। इन चैलेंजेस को भी आपको समझना होगा। अब जैसे एडिटिव प्रिंटिंग या तो 3D प्रिंटिंग पूरी प्रोडक्शन इकोनॉमी को ही चेंज कर रही है। अभी आपने न्यूज में सुना होगा, पिछले महीने ही एक कंपनी ने चेन्नई के पास एक पूरी 2 मंजिला इमारत को ही 3D प्रिंट किया है। जब जब प्रोडक्शन के तरीके बदलेंगे तो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन से जुड़ी व्यवस्थाओं में भी बदलाव होगा। इसी तरह टेक्नोलॉजी आज हर जियोग्राफिकल लिमिटेशंस को दूर कर रही है। एयर कनेक्टिविटी ने 20वीं सदी के बिजनेस को सीमलेस बनाया, तो डिजिटल कनेक्टिविटी 21वीं सदी के बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने वाली है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर के कंसेप्ट से पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज से ग्लोबल वर्क प्लेस में बदल गई है। भारत ने भी इसके लिए हर जरूरी रिफॉर्म बीते कुछ महीनों में तेजी से किए हैं। हमारी कोशिश है कि हम ना सिर्फ समय के साथ चले, बल्कि समय के पहले चलने की भी कोशिश करें। साथियों, जैसे काम के तरीके बदल रहे हैं, वैसे ही मैनेजमेंट स्किल्स की डिमांड भी बदल रही है। अब टॉप डाउन या टॉप हैवी मैनेजमेंट के बजाय कोलैबोरेटिव, इनोवेटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव मैनेजमेंट का समय है। ये कोलैबोरेशन अपनियों के साथियों के साथ जरूरी है ही, बॉट्स और एल्गोरिथम्स भी अब टीम मेंबर्स के रूप में आपके साथ है। इसलिए आज जितना ह्यूमन मैनेजमेंट जरूरी है, उतना ही टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट भी आवश्यक है। मैं तो आपसे भी और देश भर के आईआईएम से और बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़े दूसरे स्कूलों से एक आग्रह करूंगा।
कोरोना संक्रमण के इस पूरे दौर में टेक्नोलॉजी और टीम वर्क की भावना से देश ने कैसे काम किया, किस प्रकार से 130 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए, जिम्मेवारियां उठाई गई, कोलैबोरेशन किया गया, जन भागीदारी का अभियान चलाया गया। इन सारे विषयों पर रिसर्च होना चाहिए, डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। 130 करोड़ के देश ने कैसे समय समय पर इनोवेट किया, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को कैसे भारत ने बहुत कम समय में ही एक्सपांड किया, इनसे मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सबक है। कोविड के दौरान देश ने पीपीई किट का, मास्क का, वेंटिलेटर का परमानेंट सॉल्यूशन निकाल दिया है। साथियों, हमारे यहां एक परंपरा बन गई थी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए शॉर्ट टर्म अप्रोच अपनाई जाए। देश अब उस सोच से बाहर निकल गया है। अब हमारा जोर तत्कालिक जरूरतों से भी आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर है और इसमें मैनेजमेंट का भी एक बहुत अच्छा सबक सीखने को मिलता है। हमारे बीच में अरुंधति जी मौजूद है। देश में गरीबों के लिए जनधन खातों के लिए किस तरह की प्लानिंग हुई, किस तरह इंप्लीमेंटेशन हुआ, इसका मैनेजमेंट किया गया, इस पूरे प्रोसेस की तो वो भी गवा रही हैं, क्योंकि उस समय वो बैंक संभालती थी। जो गरीब कभी बैंक के दरवाजे तक नहीं जाता हो, ऐसे 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक अकाउंट खोलना इतना भी आसान नहीं है। और ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां संभालना ही नहीं होता। सच्चे अर्थ में तो भारत जैसे देश के लिए मैनेजमेंट का मतलब जिंदगियां संभालना भी होता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं और ये इसलिए अहम है कि ओडिशा के ही संतान भाई धर्मेंद्र प्रधान जी की इसमें बड़ी भूमिका रही है। साथियों, हमारे देश में रसोई गैस आजादी के करीब करीब 10 साल बाद आ ही गई थी, लेकिन बाद के दशकों में रसोई गैस एक लग्जरी बन गई, रहीशी लोगों की प्रतिष्ठा बन गई। लोगों को एक गैस कनेक्शन के लिए इतने चक्कर लगाने पड़ते थे, इतने पापड़ बेलने पड़ते थे और फिर भी उन्हें गैस नहीं मिलती थी। हालत ये थी कि साल 2014 तक, आज से 6 साल पहले 2014 तक देश में रसोई गैस की कवरेज सिर्फ 55% थी, 55% थी। जब अप्रोच में परमानेंट सॉल्यूशन का भाव न हो तो यही होता है। 60 साल में रसोई गैस की कवरेज सिर्फ 55%। अगर देश इसी रफ्तार से चलता तो सबको गैस पहुंचने में ये शताब्दी भी आधी और बीत जाती। 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन करना ही होगा। आप जानते हैं आज देश में गैस कवरेज कितनी है? 98% से भी ज्यादा, 98% से भी ज्यादा। और यहां मैनेजमेंट से जुड़े आप सभी लोग जानते हैं कि शुरुआत करके थोड़ा बहुत आगे बढ़ना आसान होता है।
असली चैलेंज होता है कवरेज को 100% बनाने में। साथियों, फिर सवाल ये है कि हमने ये कैसे प्राप्त किया, कैसे अचीव किया। ये आप मैनेजमेंट के साथियों के लिए बहुत अच्छी केस स्टडी है। साथियों, हमने एक तरफ प्रॉब्लम को रखा, एक तरफ परमानेंट सॉल्यूशन को रखा। चुनौती थी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स की। हमने 10,000 नए गैस डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन किए। चुनौती थी बॉटलिंग प्लांट कैपेसिटी की। हमने देश भर में नए बॉटलिंग प्लांट लगाए, देश की क्षमता को बढ़ाया। चुनौती थी इंपोर्ट टर्मिनल कैपेसिटी की। हमने इसे भी सुधारा। चुनौती थी पाइपलाइन कैपेसिटी की। हमने इस पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए और आज भी कर रहे हैं। चुनौती थी गरीब लाभार्थियों के चयन की। हमने ये काम भी पूरी पारदर्शिता से किया। विशेष तौर पर उज्ज्वला योजना शुरू की। साथियों, परमानेंट सॉल्यूशन देने की इसी नीयत का नतीजा है कि आज देश में 28 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन है। 2014 से पहले देश में 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे। सोचिए, 60 साल में 14 करोड़ गैस कनेक्शन। हमने पिछले 6 वर्षों में देश में 14 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए हैं। अब लोगों को रसोई गैस के लिए भागना नहीं पड़ता, चक्कर नहीं लगाना पड़ता। यहां उड़ीसा में भी उज्ज्वला योजना की वजह से करीब करीब 50 लाख गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन मिला है। इस पूरे अभियान के दौरान देश ने जो कैपेसिटी बिल्डिंग की, उसी का नतीजा है कि उड़ीसा के 19 जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार हो रहा है। साथियों, ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए भी समझाया क्योंकि जितना आप देश की जरूरतों से जुड़ेंगे, देश की चुनौतियों को समझेंगे, उतने ही अच्छे मैनेजर्स भी बन पाएंगे और उतने ही अच्छे उत्तम सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। मैं समझता हूं हायर एजुकेशन से जुड़े संस्थानों के लिए जरूरी है कि वो सिर्फ अपनी एक्सपर्टाइज तक ही फोकस न रहें, बल्कि उनका दायरा व्यापक होना चाहिए। इसमें बड़ी भूमिका वहां पढ़ने आने वाले स्टूडेंट्स की होती है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ब्रॉड बेस्ड, मल्टी डिसिप्लिनरी, होलिस्टिक अप्रोच पर बल दिया गया है। प्रोफेशनल एजुकेशन के समाज के साथ जो साइलोस आ जाते थे, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हम राष्ट्र के विकास के लिए हर किसी को मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। ये भी तो इंक्लूसिव नेचर ही है। मुझे भरोसा है आप इस विजन को पूरा करेंगे। आपके प्रयास, IIM संबलपुर के प्रयास, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को सिद्ध करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी, शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोशाक जी, विशिष्ट एंड पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, MSME मंत्री श्री सारंगी जी, MP श्री गंगदेव जी, सांसद श्री जयनारायण मिश्रा जी
और श्री नौरी नायक जी एवं अन्य सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद देता हूं। मैं अपने बोर्ड के सदस्यों एवं चेयरपर्सन मैडम की उनके पूर्ण समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। मतलब तो सुना आपने किस तरह से पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बच्चों के आइडियाज को टूरिज्म प्लेस बनाने के लिए किस तरह से वो जरूरी है, वहीं आईआईएम के बच्चों किस तरह से एजुकेशन हब को बढ़ावा दे रहे हैं। उसी के साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए सभी जो आईआईएम के बच्चे हैं वो अपना योगदान दें। साथ ही 2013 में 13 आईआईएम थे, वहीं 2020 आते आते 20 आईआईएम बन गए हैं। हैंडीक्राफ्ट्स की बात की जाए तो वहां की जो महिलाएं उड़ीसा की हैंडीक्राफ्ट्स के चलते किस तरह से टूरिज्म प्लेस को बढ़ावा देंगी, साथ ही वोकल को किस तरह से हैंडीक्राफ्ट्स के जरिए वो बढ़ेगा और वर्क फ्रॉम एनीवेयर के चलते वोकल से ग्लोबल का बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इस तरह के बातें बताई कि किस तरह से आईआईएम के बच्चे एजुकेशन हब को कितना बढ़ावा दे सकेंगे। तो सुना आपने पीएम मोदी ने किस तरह से आईआईएम के संबोधन में बताया कि जो बच्चे हैं, जो आईआईएम में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो एजुकेशन हब को किस तरह से बढ़ावा देंगे। वहीं 2013 की बात की जाए तो 2013 में 13 आईआईएम थे, वहीं 2020 आते आते 20 आईआईएम बन गए। वहीं टूरिज्म प्लेस को बच्चों के जो आइडियाज होंगे वो टूरिज्म प्लेस को कितना बढ़ावा देंगे। बच्चों के जो आइडियाज हैं वो अपने आइडियाज के चलते जो यहाँ का टूरिस्ट प्लेस है उड़ीसा का वो किस तरह से उसमें विस्तार होगा। साथ ही हैंडीक्राफ्ट्स जो महिलाएं बनाती हैं उसके जरिए वोकल को ग्लोबल बनाने में वो कितना कामयाब होगा। आते अपने बुलेटिन पे, सुल्तानपुर में राष्ट्रीय अंबेडकर सेना ने नए साल को शौर्य दिवस के रूप में मनाया। कार्यकर्ताओं ने साहब अमर रहे का नारा लगाते हुए रैली निकाली। इस पद यात्रा में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी शामिल लोग थे। बता दें कि 1 जनवरी 1818 को भीमा कोंगेराव पुणे महाराष्ट्र में पेशवा बाजीराव के लगभग 28,000 सैनिकों को मूल निवासी के लगभग 500 योद्धाओं ने पराजित कर विजय हासिल की थी, जिसके चलते इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं उदय प्रताप बौद्ध, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आज हम लोग पूरे देश में बहुजन समाज 1 जनवरी 1818 को जो युद्ध हुआ था भीमा कोरेगांव में 500 महार रेजिमेंट और 28,000 बाजीराव पेशवा के बीच जो युद्ध हुआ था वो युद्ध 7 दिन तक चला था। उसमें हमारे वीर महार राजपूतों ने जीत लिया था। उन्हीं के उपलब्ध में हम लोग आज विजय शौर्य दिवस मना रहे हैं और पूरे देश में मना। लखनऊ में नए साल के मौके पर रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल में कॉरिडोर केयर यूनिट खोला गया। कॉरिडोर केयर यूनिट का लोकार्पण स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ विधायक सुरेश श्रीवास्तव, सीएमओ और अन्य लोग भी उपस्थित रहे। केयर यूनिट का आज शुभारंभ किया गया, जिसमें अभी 4 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें पूरी तरह से इसमें मॉनिटर्स और वेंटिलेटर एंड ऑक्सीजन पाइपलाइन इसके साथ किया गया। आगे चल के 2 बेड और इसमें कर सकते हैं। तो फिलहाल ये इसकी आवश्यकता बहुत दिन थी। माननीय विधायक सुरेश जी यहाँ पर है, इनके लगातार मेहनत से और इनकी लगातार पैरवी करने से इसको अभी जाके कंप्लीट किया गया है। तो ये बहुत आवश्यक भी थी। हर एक अस्पताल में हम लोग प्रयास कर रहे हैं लखनऊ के अंदर कि कम से कम एक सीसी यूनिट लग जाए वहाँ पर।
अलीगढ़ पलवल हाईवे पर कोहरे के कारण कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। लोगों की चीखें आवाज सुनकर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक ने बताया कि 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 3 लोगों की हालत नाजुक है। आज सुबह प्रातः लगभग 8 बजे के आसपास सूचना मिली पलवल और आगरा रोडवेज पे रायपुर गांव के नज़दीक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दिया। एक ट्रक से और हरियाणा रोडवेज की टक्कर हुई, साथ में उसके साथ में कई गाड़ियां पीछे से भी टकराई और लगभग हमारे यहाँ 9 मरीज आए, जिसमें 3 घायल थे ज़्यादा, जिसको हमें हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया है। बाकी नॉर्मल इंजरीज थी, जिसको यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट दे करके, प्राइमरी ट्रीटमेंट दे करके वह घर चले गए। फिरोजाबाद के उत्तर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने साइबर सेल की मदद से साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी स्कूल की छात्रा और महिला को टीचरों से फर्जी आईडी के माध्यम से अश्लील मैसेज और वीडियो भेजता था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और पुलिस आरोपी को जेल भेज दी है। प्रकरण थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद का है। इसमें कुछ दिनों पहले एक मामला रजिस्टर किया गया था, जिसमें एक अज्ञात साइबर अपराधी के द्वारा कुछ नामी गिरामी स्कूलों की तमाम नाबालिग लड़कियों को और शिक्षिकाओं का फर्जी आईडी क्रिएट करके फेसबुक पर और उनको अश्लील मैसेजेस भेजे जा रहे थे। उन्हीं के फोटोग्राफ्स के इस्तेमाल से फर्जी आईडी क्रिएट करते हुए उनके सगे संबंधियों को, उनके फ्रेंड्स को अश्लील मैसेजेस, वीडियोज़ इत्यादि भेजे जा रहे थे। वो लड़कियाँ काफ़ी परेशान थीं, शिक्षिकाएँ भी काफ़ी परेशान थी। हमने अपने साइबर सेल के एक्सपर्ट मिस्टर सिसोदिया को, अभय सिसोदिया को इस काम में लगाया था। उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत करके फेसबुक यूएसए से कॉन्टैक्ट स्थापित करते हुए सारी सूचनाएं मंगाई और इस साइबर अपराधी जो अज्ञात में नामजद अज्ञात के रूप में इस पर मुकदमा दर्ज था, उसको बेनकाब किया और उसका नाम सूर्य प्रताप सामने आया है, जो जौनपुर जिले का मूल निवासी है। बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने लूट कांड में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से 1500 रुपए नगद बरामद किए हैं। बता दें कि इस पूरी घटना का खुलासा एएसपी रविंद्र कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में अचानक आग लग गई। इस दौरान घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रानीगंज तहसील प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर देखने नहीं गया। वहीं पीड़ित ने मदद के लिए हाथ जोड़कर सरकार से मदद की गुहार लगाई है। भैया शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसके कारण आग लग गई थी और पूरा जल के बर्बाद हो गया सब कुछ। आपका क्या क्या नुकसान हुआ, क्या जला है? सर जी उसमें कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। आप मुआयना करा के देख सकते हैं, पूरा घर बर्बाद हो गया है, कुछ नहीं बचा है। उसमें नकदी भी थी? जी सर, नकदी भी थी। घर बनवाने के लिए थोड़ा पैसा जोड़ के इकट्ठा किए थे, वो भी सब उसी में जल गया। कितना नगद था? सर होगा 2.5-3 लाख रुपए तो था ही, जो कि जोड़ के दूसरे से लेके इकट्ठा किए थे घर बनवाने के लिए, वो भी गया उसमें। फिरोजाबाद के रसूलपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा पुल के ऊपर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया। गांव में हाई वोल्टेज ड्रामा देख लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और ड्रामा के पीछे का कारण जानने का प्रयास कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवक हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहा है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है।
वहीं पुलिस ड्रामे के पीछे का कारण अभी तक नहीं जान पाई है। वहीं ड्रामे का कारण जानने की पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है। सुल्तानपुर के युवा समाज सेवी संदीप सिंह ने अपने जन्मदिन पर जरूरतमंद लोगों की सेवा की। संदीप सिंह ने बताया कि बदलाव कार्यक्रम के तहत समाज को एक नई दिशा देने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। इसी के तहत उन्होंने युवाओं से अपील भी की, साथ ही साथ चले से जुड़े एक सशक्त भारत का निर्माण करें। उन्होंने अपने जन्मदिन पर संकल्प लेते हुए कहा कि मुझे देश भ्रष्टाचार अपराध मुक्त चाहिए। देखिए, 9 वर्ष का आज उपलक्ष्य है और हमारा इसी दिन जन्मदिन भी है। तो आज हमने जगह जगह पर अपने जन्मदिन को एक सेवा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। उसी के तहत आज हमने कंबल वितरण का कार्यक्रम अपने यहाँ पर और भी कई जगहों पर लगभग 500 के आसपास वितरण का कार्यक्रम रखवाया हुआ है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, पंचायत चुनाव नज़दीक है, तो जगह जगह अगर हम वितरण करेंगे तो उसका एक मनोवैज्ञानिक दबाव लोगों के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए हमने अपने यहाँ का कार्यक्रम रखा हुआ है और बाकी जगहों पर हमारे लोग जो हैं वो सब अपना कंबल वितरण का कार्यक्रम करवा रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।